आज हम कक्षा 11वीं का पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अध्याय क्या नाम है? अध्याय 8 कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है, इस अध्याय को इसलिए हम लोग प्राथमिकता पहले दे रहे हैं कि इसके बारे में आप लोग पहले जानते हो। ऐसे चैप्टर बहुत सारे हैं, लेकिन जिसके बारे में जानते हो यदि वहां से स्टार्ट करें तो जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर का नाम ही क्या है? कोशिका। तो कोशिका क्या है इसके बारे में जानते भी होंगे, और इसकी खोज किसने की? तो एक बार मैं बता देता हूँ कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। इन्होंने स्वयं के माइक्रोस्कोप में ये देखा कि जब हमें शरीर की चमड़ी को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो इस प्रकार के कुछ छत्ते नजर आए। अब इन्होंने ये सोचा ये छत्ता क्या है, तो इन्होंने इसको नाम दिया सेल्यूल। क्या नाम दिया? सेल्यूल नाम दिया। और उसके बाद इन छत्तों को और पृथक करने के बाद उनमें से कोई एक छोटा सा चिन्ह बचा, मतलब छोटा सा छत्ता मान सकते हो, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। और इस सेल के अंदर बहुत सारे भाग होते थे और ये जीवों के लिए आवश्यक था। ठीक है, तब कोशिका की परिभाषा क्या बनी कि जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665। कब की? 1665 में की थी। और यह कई खंडों से मिलकर बना होता है तथा जीवों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कोशिका को जीवों के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है। तो उन्होंने ये देखा कि वातावरण में रहने वाले जीव दो प्रकार के दिखे। एक तो जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने थे, और एक जो सिंगल कोशिका से मिलकर बने थे। तब इन्होंने दो भाग में बांटा कि पहला तो ये हो गया कोशिका, फिर आता है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, फिर आता है बहु कोशिकीय जीव। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव क्या है? तो ऐसे जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा गया। तथा इनकी सारी जैविक क्रियाएं जो जीवों को जीने के लिए आवश्यक होती हैं वो एक ही कोशिका में संपन्न हो जाती हैं। इन्हें और किसी कोशिका से ऐड करने की जरूरत नहीं होती। फिर देखते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तथा इनमें जैविक क्रियाओं को करने के लिए कोशिका के अलावा विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं जो जैविक क्रियाओं को करते हैं, न कि कोशिका करती है। ठीक है, तब इसे क्या कहा गया? बहुकोशिकीय जीव जो बहुत सारी कोशिका से मिलकर बने हैं, और एक कोशिकीय जीव मतलब जो एक ही कोशिका से मिलकर बना है। आप देखते हैं इनमें उदाहरण। तो इसमें आप अविकसित जीव को ले सकते हो, जैसे कि हो गया पैरामीशियम। इसको ले सकते हो पैरामीशियम। ठीक है, और इसमें ले सकते हो आप कोई भी विकसित जीव, जैसे कि मानव को ही ले लो। इसको ले लिए, मानव को ले लिए। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि मानव में विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग अंग दिखते हैं, लेकिन पैरामीशियम में होता है क्या? नहीं होता है। वो सिंपल एक ऐसा कोशिका पाया जाता है जिसका निश्चित आकार भी नहीं होता है, और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के खंड होते हैं जहां से इसकी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। लेकिन मानव में इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर कई अंगों का निर्माण होता है और जैविक क्रियाओं को किया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया जीवों के आधार पर, लेकिन वास्तव में कोशिका के दो प्रकार हैं, क्योंकि वातावरण में दो प्रकार के जीव हमने देखे हैं। एक होता है जिनमें जैविक क्रियाएं जो चलते हैं, या फिर दूसरे प्रकार के कौन से हैं? पेड़ पौधे। ठीक है, समझ रहे हो ना? जैसे जल में रहने वाले, स्थल में रहने वाले, लेकिन दोनों जगह पेड़ भी रहते हैं और हम लोग भी रहते हैं, मतलब विकसित और अविकसित जीव। तब देखते हैं कोशिका के प्रकार भी। प्रकार में देखते हैं तो पहला आता है पादप कोशिका। कौन सी कोशिका? पादप कोशिका। और दूसरा आता है जंतु कोशिका। ठीक है, जंतु कोशिका। ठीक, तो पादप कोशिका क्या है? जो पौधों में पाए जाने वाली कोशिका को हम पादप कोशिका कहते हैं, जिनमें जैविक क्रियाओं को करने के लिए पादप कोशिका की स्वयं उपस्थिति होती है। और इनके अंदर भी जैसा कि जंतु कोशिका में होता है इसके अंदर भी होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजों का अभाव पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? कुछ चीजों का अभाव पाया जाता है, जैसे कि
रिक्तिका, इसकी रिक्तिका। ये आपको जब हम संरचना पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। अब देखते हैं जंतु कोशिका। तो जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका कहेंगे तथा इसके अंदर कार्यों को करने के लिए विभिन्न प्रकार के खंड इस पर भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब समझ में आया कोशिका को जीवों के आधार पर कौन कौन से जीव, मतलब एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। अब देखते हैं कि वातावरण में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तब फिर पादप कोशिका जंतु कोशिका के आधार पर बांटा गया। अब देखते हैं कि कोशिका की विस्तृत पहचान कैसे होती है। ठीक है, विस्तृत पहचान कैसे होती है, तब हम देखते हैं कोशिका कोष्ठीकरण। क्या देखेंगे, कोशिका कोष्ठीकरण। ये क्या है, कोशिका कोष्ठीकरण। ठीक है, तब देखते हैं कि कोशिका का बाह्य परत एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। जैसे हमारी बाह्य परत क्या है, चमड़ी है। ठीक है, तो कोशिका भी एक बाह्य झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है और जो वातावरण से अलग करके उसे विस्तृत पहचान देती है। जैसे कि ये मान लो कोशिका है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित हैं। अब मान लो ये कोशिकांग नहीं होता तो इसके अंदर पाए जाने वाली सभी चीजें बिखर जाती हैं। तो ये क्या कर रहा है, कहीं न कहीं उसे विस्तृत पहचान दे रहा है और परासरण व विसरण की क्रिया के द्वारा यह क्या करता है, बाह्य वातावरण से आदान प्रदान की क्रियाएं करता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, कोशिका कोष्ठीकरण। समझ में आया? अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसे आपने 9 में पढ़ा होगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है। ठीक है, तो पहला क्या है प्रोकैरियोटिक, दूसरा क्या है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो पहला देखते हैं प्रोकैरियोटिक क्या है। तो इसके अंदर अविकसित कोशिकाएं आती हैं। ठीक है, इसके अंदर अविकसित कोशिकाएं आती हैं जिनमें केंद्रक कला, क्या केंद्रक कला ये अनुपस्थित होती है। क्या होती है, केंद्रक कला अनुपस्थित होती है और केंद्रक का कार्य इतना होता है कि वह कोशिका में पाए जाने वाले सभी अंगों को कंट्रोल करे, यानी कि नियंत्रित करे। ठीक है, तथा कौन किस समय क्या कार्य करे उस सब का निर्धारित कौन करता है, केंद्रक कला करता है। ठीक है, तो केंद्रक कला का इसमें अभाव पाया जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, अविकसित कोशिका कहेंगे। जिसमें आते हैं वायरस और बैक्टीरिया। अब वायरस और बैक्टीरिया में अंतर ये होता है, वायरस मतलब होता है विषाणु, बैक्टीरिया मतलब क्या होता है, जीवाणु। ठीक है, इसको समझना, वायरस मतलब विषाणु और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। तो जो सूक्ष्म जीव हैं उनमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं क्या, नहीं पाई जाती, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, अविकसित जीवों में पाई जाने वाली कोशिका प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब आता है यूकैरियोटिक। तो इसके अंदर पूर्ण रूप से विकसित कोशिकाएं आती हैं। ठीक है, जिनमें कोशिकाओं में पाए जाने वाले खंडों का नियंत्रण इसके द्वारा होता है, केंद्रक कला, मतलब केंद्रक कला पूर्ण रूप से उपस्थित रहेगी। अब इसका उदाहरण देखेंगे तो वायरस बैक्टीरिया को छोड़कर से सभी चीजें क्या कहलाएंगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका, मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाएंगी। एक चीज और याद रखना कि इसमें आरएनए और डीएनए, ठीक है, तथा आता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य ये सब इसमें बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि विकसित नहीं है, इसका कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन इनमें ये नियंत्रित रूप से, मतलब स्थायी रूप से पाए जाते हैं। कौन कौन से, कोशिका द्रव्य, आरएनए और डीएनए। अब कोशिका द्रव्य को समझ इतना जानते ही होंगे, कोशिका द्रव्य क्या करता है, फैलने के बाद ये नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, अब अगला, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो पर पढ़ेंगे। इतना याद रखना, इन सारी चीजों को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।